हमारे पास आज एक पूरा स्ट्रेटेजिक डॉसिए है और इस डॉसिए की कोर फिलॉसफी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सक्सेस आखिरी मिनट में क्रैमिंग या रटने से नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। ये मिलती हैं डेली बेसिस पे छोटे छोटे पर रिलेंटलेस एफर्ट्स को एक्यूमुलेट करने से। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है और यही वजह है कि इस चर्चा में हम इस स्ट्रैटेजिक डोसियर को थरोली एनालाइज करेंगे। कंपाउंड लर्निंग अप्रोच हमेशा यही सिखाता है कि डेटा और स्ट्रक्चर के पीछे का व्हाई समझना जरूरी है। मतलब सिर्फ सरफेस लेवल की बातें नहीं होंगी आज। राइट। हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम टॉपर लेवल की इंसाइट्स निकालेंगे। इसमें एक 60-डे डिकंस्ट्रक्शन, हिस्टोरिकल कट ऑफ्स और 200 क्वेश्चंस के लिए माइक्रो स्ट्रैटेजीज शामिल हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब किसी के पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होता है ना, तब पैनिक की जगह एक क्लियर पर्पस ले लेता है। पर्पस ही सब कुछ है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रेपरेशन गैप पर फोकस करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है जो हर साल हजारों एस्पिरेंट्स का सपना तोड़ देता है। इतनी बड़ी गलती क्यों है? तो देखो, इस डॉसियर में इसे द टाइम ट्रैप कहा गया है। ये एक ऐसी गलती है जो मैथमेटिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से फेटल है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट एंड में 2026 में ड्रॉप होता है और मेंस का एग्जाम 7 जून को है। सही। अब यहाँ दो तरह के कैंडिडेट सामने आते हैं। पहले हैं ट्रैक बी वाले, जिन्हें डॉसियर में द गैम्बलर कहा गया है। द गैम्बलर, काफी एप्ट नाम है। हाँ, क्योंकि ये लोग रिजल्ट का वेट करते हैं। जब रिजल्ट आता है तब इनके पास 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स, 6 महीने का करंट अफेयर्स और पूरा कंप्यूटर नॉलेज कवर करने के लिए मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते बचते हैं। I mean, सिर्फ 2-3 हफ्ते, ये तो एक प्योर पैनिक विंडो बन जाता होगा। बिल्कुल। सिर्फ 20 दिन के कंप्रेस ब्लॉक में इतना बड़ा सिलेबस मास्टर करना किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। और दूसरी तरफ है ट्रैक ए वाले, यानी द आर्किटेक्ट, जो आज से यानी मिड अप्रैल से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। राइट, उनके पास एक सॉलिड एडवांटेज है। हाँ, इनके पास लगभग 53+ डेज का एक लंबा रनवे है। ये बिना किसी पैनिक के कंपाउंड लर्निंग का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर रहे हैं। वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी। और एक बात और, प्रीलिम्स सिर्फ एक स्क्रीनिंग राउंड है, उसके मार्क्स तो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट ही नहीं होते ना। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आज से लेकर 7 जून तक क्या मेहनत की जा रही है। सही पॉइंट है। और ये पहले से बिल्ड करना इतना क्रूशियल क्यों है, ये हमें इंटेंसिटी मैट्रिक्स से समझ आता है, जैसे डोजियर में स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट कहा गया है। ओके, तो क्या कहता है ये मैट्रिक्स? ये एग्जाम सिर्फ किसी की नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये इंटेंसिटी और एक्यूरेसी का एक रूथलेस टेस्ट है। इसका टोटल स्कोप देखना जरूरी है। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और इनके लिए मिलते हैं सिर्फ 135 मिनट। वेट, सिर्फ 135 मिनट्स? हाँ, और हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग अलग से होती है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई पहली बार सुने तो 135 मिनट यानी 2.25 घंटे सुनने में काफी लंबा टाइम लगता है। लोग सोचेंगे कि इसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्या टाइम सच में इतना बड़ा इशू है? यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है ना। सुनने में ज्यादा लगते हैं, पर जब उसको पर क्वेश्चन ब्रेक डाउन किया जाता है तब असली रियलिटी चेक मिलता है। मतलब अगर हम पर क्वेश्चन टाइम कैलकुलेट करें तो उसमें एक और लेयर है कॉम्प्लेक्सिटी की, स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइम लिमिट्स। एग्जाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक सेक्शन का टाइम बचाकर दूसरे सेक्शन को नहीं दे सकते। ओह राइट, वो लॉक हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर टाइम ब्रेकडाउन को समझें तो रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट मिलते हैं, यानी हर क्वेश्चन पढ़ने, समझने और सॉल्व करने के लिए सिर्फ 45 सेकंड्स हैं। सिर्फ 45 सेकंड्स? हाँ, और जनरल अवेयरनेस में तो 40 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट है, मतलब 37.5 सेकंड्स। और कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 20 मिनट, यानी एग्जैक्टली 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन। एक सेकंड भी उधर नहीं होता। बाप रे, असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझाया जाए तो ये बिल्कुल किसी T20 क्रिकेट मैच के डेथ ओवर जैसा लग रहा है मुझे। काफी हद तक वैसा ही है। I mean, हर बॉल पर स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है, हर ओवर में बाउंड्रीज भी मारनी है, और सबसे बड़ी बात, विकेट भी नहीं खोना है, क्योंकि विकेट गिरना मतलब सीधा नेगेटिव मार्क्स और आप गेम से बाहर। वही नेगेटिव मार्किंग आपको रैंक में हजारों बच्चों से नीचे गिरा सकती है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इतना कम टाइम है, बस 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन है और प्रेशर इतना हाई है, तो एक आइडियल टारगेट स्कोर आखिर क्या होना चाहिए?
ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सबसे मेन हिस्सा है और इसका सीधा जवाब हमें पास डाटा से मिलता है। अगर हम पिछले ट्रेंड्स देखें, जैसे 2022 के जनरल कट ऑफ्स, स्पेशली हाई कंपटीशन जोन्स के, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। वहाँ कट ऑफ्स कितने थे? कोलकाता का कट ऑफ था 128.25, दिल्ली का देखें तो 123.25 था। ओह वाओ, 120 के ऊपर? हाँ, जयपुर, कानपुर जैसे स्टेट्स भी 120 के आसपास थे। लेकिन यहाँ एक डाउट आता है दिमाग में। बहुत से नए एस्पिरेंट सोचते हैं कि हर सेक्शन में बस मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आओ तो काम चल जाएगा। मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना काफी नहीं है क्या? वही तो, यही वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जहां लोग फेल होते हैं। 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ लगभग 14 मार्क्स पर सेक्शन था। ओके, 14 मार्क्स। अब अगर कोई 5 सेक्शंस में एग्जैक्टली 14 मार्क्स लाता है तो उसका टोटल कितना बनता है? सिर्फ 70 मार्क्स। और सिलेक्शन के लिए चाहिए लगभग 125। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स में पास होने के बाद भी एक कैंडिडेट सिलेक्शन से लगभग 50 से 60 मार्क्स दूर रह जाता है। इसलिए सेफ और स्ट्रेटेजिक टारगेट हमेशा 130 प्लस मार्क्स पर एंकर होना चाहिए। राइट, तो ये जो 70 और 130 के बीच का 60 मार्क्स का गैप है, यही वो असली बैटल है। बिल्कुल, यही प्रेपरेशन गैप है जिसे ब्रिज करना है। पर 130 प्लस लाना, वो भी 200 में से, इतनी टाइट टाइम लिमिट में, ये कोई आसान काम तो नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि ये 60 मार्क्स का गैप कवर कहाँ से होगा? मैथ्स और रीजनिंग में तो टाइम लगता है ना, वहां से एक लिमिट से ज्यादा मार्क्स निकालना सुसाइडल हो सकता है। और वहीं पर पिक्चर में आते हैं हाई यील्ड आर्सेनल, यानी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ओ, जहाँ टाइम कम लगता है। हाँ, ये दोनों सेक्शंस मिलकर टोटल स्कोर का 40% बनाते हैं, सीधे 80 मार्क्स। इन्हें किसी भी हालत में इग्नोर करना एक डिजास्टर बन सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि लोग इन दोनों सब्जेक्ट्स को अक्सर आखिरी के 15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। पर डॉसियर क्लियरली कहता है कि ये वो पॉइंट है जहां से मार्क्स फ्री में उठाए जा सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए। एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसे क्रैमिंग से क्लियर नहीं किया जा सकता। डॉसियर के हिसाब से कवरेज विंडो स्ट्रिक्टली दिसंबर 2025 से मई 2026 तक का होना चाहिए। और अखबार पढ़ना काफी नहीं है, फोकस हाई यील्ड बकेट्स पर करना है। क्यों? आई मीन वही बकेट्स क्यों? क्योंकि आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो उन्हें वही लोग चाहिए जिन्हें सिस्टम प्रैक्टिकली समझ आता हो। उन हाई यील्ड बकेट्स के बारे में थोड़ा और बताइए, ये एग्जैक्टली हैं क्या? सबसे बड़ा बकेट है आरबीआई एंड फाइनेंस। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी के डिसीजंस और सर्कुलर्स आते हैं। उसके बाद नेशनल बॉडीज आते हैं, जैसे एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या डीपीआईआईटी। इनका फंक्शन काफी इंटरलिंक्ड होता है ना बैंकिंग से? बिल्कुल। अब समझिए कि इनका रोल क्या है। एनएसओ देश का इन्फ्लेशन या महंगाई का डेटा निकालता है और आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट्स एनएसओ के उसी डेटा के बेसिस पर सेट करता है। राइट, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रेपो रेट चेंज होता है। एग्जैक्टली। अगर एक असिस्टेंट को यही नहीं पता कि एनएसओ के फिगर्स क्या कह रहे हैं, तो वो बैंकिंग एनवायरनमेंट को नहीं समझ पाएगा। फिर आती हैं मेगा स्कीम्स जैसे पीएम जनधन योजना या लखपति दीदी, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई का कोर मैंडेट है। और इंटरनेशनल पार्ट में क्या आता है? इंटरनेशनल ऑर्ग्स जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एक्शंस। पिछले 6 महीनों में इन बॉडीज ने क्या की डिसीजंस लिए हैं। यहाँ वाई समझना जरूरी है, तभी व्हाट याद रहेगा। ये बहुत ही सॉलिड पर्सपेक्टिव है। जब हमें पता होता है कि आरबीआई को स्पेसिफिक डेटा क्यों पूछ रहा है, तो उसे रिटेन करना आसान हो जाता है। और इसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज। मुझे तो लगता है ये 130 प्लस हिट करने का सबसे फास्टेस्ट रूट है। बिना किसी डाउट के सिर्फ 20 मिनट में 40 मार्क्स। डोसिया का क्लेम है कि 2 हफ्ते के कॉन्सेप्ट ड्रिवन स्टडी से 35 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट्स आखिर हैं कौन से? कंप्यूटर मास्टरी मेनली 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है एमएस ऑफिस। इसमें एक्सेल के प्रैक्टिकल फंक्शंस जैसे फॉर्मूलाज और वर्ड में मेल मर्ज आते हैं। मेल मर्ज बहुत पूछते हैं आजकल। हाँ, क्योंकि एक आरबीआई असिस्टेंट को रोजाना सर्कुलर्स सैकड़ों बैंक्स को भेजने होते हैं, तो मेल मर्ज का आना एक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। दूसरा पिलर है इंटरनेट और नेटवर्किंग, जिसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह आते हैं। राइट, जैसे HTTP वर्सेस HTTPS। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमेशा HTTPS पर होते हैं क्योंकि S का मतलब सिक्योर होता है। और तीसरा पिलर है साइबर सिक्योरिटी, वायरसेस, फायरवॉल्स, कैप्चा वगैरह। इन्हें थ्योरेटिकल नहीं, इनका रियल वर्ल्ड फंक्शन समझना होता है।
ये सब सुनकर एक बात क्लियर हो रही है कि जीए और कंप्यूटर लिटरली वो सॉलिड फाउंडेशंस हैं जो आपकी इस मार्क्स की बिल्डिंग को खड़ा रखेंगे और टाइम बचाएंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब उस बचे हुए टाइम को हम इन्वेस्ट करेंगे उन सब्जेक्ट्स पर जिन्हें डोसिये ने द कोर बैटल ग्राउंड कहा है। यानी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। एग्जैक्टली ये वो एरियाज हैं जहां एक्यूरेसी और कैलकुलेशंस का असली टेस्ट होता है। इन्हें ट्रिनिटी माना जाता है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट से। यहाँ का एब्सोल्यूट रूल है, गेसिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक भी तुक्का भारी पड़ सकता है। बहुत भारी। एक कैलकुलेशन मिस्टेक 1 मार्क तो हरवाती ही है, साथ में 0.25 का पेनल्टी भी देती है, यानी टोटल लॉस 1.25 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर टाइम इतना कम है तो एक एस्पिरेंट सोचता है कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें पढ़ने और समझने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई और सिंप्लीफिकेशन करके मैथ्स क्लियर नहीं हो सकता? ये एक काफी कॉमन डाउट है, पर यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। डोसियर ने क्वांट की स्ट्रैटेजी को एक पिरामिड की तरह समझाया है। इस पिरामिड का जो बेस है वो डेटा इंटरप्रिटेशन ही है। 15 से 20 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि मेंस का डीआई प्रीलिम्स जैसा डायरेक्ट नहीं होता। मेंस के डीआई सेट्स हमेशा अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ओह आई सी, जैसे टाइम एंड वर्क का पाई चार्ट दे दिया। एग्जैक्टली। या प्रॉफिट एंड लॉस का बार ग्राफ। अगर आपका कोर यानी अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो 20 क्वेश्चंस का डीआई सेट हिलेगा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है। हाँ, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी या मेंसुरेशन जिसे लोग छोड़ आते हैं, वही एक्चुअली डीआई सॉल्व करने की चाबी है। और इनके ऊपर आते हैं द क्विक विन्स यानी सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, जहां से स्पीड मैथ्स से मार्क्स बनते हैं। ये काफी आई ओपनिंग कनेक्शन है। मतलब बिना अरिथमेटिक के डीआई अटेम्प्ट करना बिना इंजन की गाड़ी चलाने जैसा है। अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पर। इसे द लॉजिक इंजन कहा गया है। एक बड़ा डिफरेंस जो प्रीलिम्स और मेंस में होता है वो लोगों को समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अकेले ब्लड रिलेशन पूछ लिया, पर मेंस में इनका मल्टी स्टेप इंटीग्रेशन होता है। वही ना, लेवल बहुत हाई हो जाता है। बहुत। रीजनिंग का जो हैवीवेट सेक्शन है, जहां से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो एंटायरली हाई लेवल पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स का होता है। जैसे एक सर्कुलर टेबल के साथ ब्लड रिलेशन और प्रोफेशन दोनों मिक्स कर दिए। पर एक प्रैक्टिकल सवाल है यहाँ। ऐसे हैवी पजल्स को सॉल्व करने में एक बिगिनर को इजीली 15-20 मिनट लग जाते हैं। अगर इतना टाइम एक पजल में चला गया तो बाकी पेपर कब सॉल्व होगा? यहीं पर कंपाउंड लर्निंग काम आती है। शुरुआत में 20 मिनट लगना बिल्कुल नॉर्मल है। डोसियर की स्ट्रैटेजी ये है कि डेली 2 से 3 पजल हैवी सेट्स बिना टाइम लिमिट की फिक्र किए सॉल्व किए जाएं। ओ, बिना टाइमर के शुरू में? हाँ, ब्रेन की एक पैटर्न रिकग्निशन मसल होती है। जब रोजाना वही ट्रैप पैटर्न्स दिमाग के सामने से गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो मल्टी स्टेप इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली आसान लगने लगता है। राइट, तभी टाइमर बीट कर पाएंगे। बिल्कुल। बिना इस पैटर्न रिकग्निशन के एग्जाम में नया पजल देखकर सीधा ट्रैप में फंसने का खतरा होता है। अब समझ आया द लॉजिक इंजन का असली मतलब। और आखिरी मेजर बैटल ग्राउंड है इंग्लिश लैंग्वेज। एक समय था जब लोग सोचते थे कि कुछ ग्रामर रूल्स रट लेने से इंग्लिश सेक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये अप्रोच शायद 5-10 साल पहले चलती थी, पर अब बैंकिंग एग्जाम्स में टेस्टिंग शिफ्ट हो चुकी है। अब ग्रामर रूल से ज्यादा फोकस डीप कॉम्प्रहेंशन पर है। डीप कॉम्प्रहेंशन यानी गहरी समझ। सही। रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस यानी आरसीज मेंस में लंबे होते हैं और मोस्टली इकोनॉमी या बैंकिंग थीम्स पर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके क्वेश्चंस टेक्स्ट में डायरेक्ट नहीं मिलते। I mean, वो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं ना। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि सिर्फ स्किमिंग करके या ऊपर ऊपर से कीवर्ड्स ढूंढकर आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना ही पड़ेगा। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर इसे मैं एक जिम वर्कआउट से कंपेयर करूं तो जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जैसे एरर डिटेक्शन या फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब वार्म अप एक्सरसाइजेस की तरह है। काफी अच्छी एनालॉजी है। राइट? ये बेसिक फॉर्म ठीक रखने के लिए जरूरी है, लेकिन जो असल मसल बिल्ड होगी, जो एक्चुअल सिलेक्शन करवाएगी, वो है कॉम्प्रिहेंशन डोमिनेंस वाली हैवी डेडलिफ्ट्स। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। इन्हीं आरसीज में 10 से 12 मार्क्स छिपे होते हैं। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट्स, जिसमें सिर्फ ग्रामर नहीं, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है।
इन हाई यील्ड एरियाज पर ही सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए, अब हमारे पास वेपन्स हैं, टारगेट्स हैं, पर किसी भी सोचे हुए प्लान पर अगर एग्जीक्यूशन ना हो तो वो सिर्फ एक विश रह जाती है। बिल्कुल। इस ब्लूप्रिंट को आखिर अगले 7 दिनों में जमीन पर उतारा कैसे जाए? ये 60 डे एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स आखिर कैसे डिजाइन किया गया है? इस मैट्रिक्स का प्राइमरी गोल एकदम क्लियर है। डे 40 तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। आखिरी के 20 दिन किसी नए टॉपिक के लिए नहीं है। इसे 4 फेजेस में तोड़ते हैं। ओके, तो फेज 1 में क्या फोकस होना चाहिए? फेज 1 है डेज 1 से 20। ये फाउंडेशन बिल्डिंग है। इसमें बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, लॉजिक समझना है और डेली सीए पढ़ना स्टार्ट करना है। और फेज 2, डे 21 से 40 वाला? वो है सिलेबस कंप्लीशन। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। एडवांस डीआई, कॉम्प्लेक्स पजल्स और पिछले 6 महीने का सीए कंसोलिडेट करना है। तो अब यहाँ पर ना एक बड़ा शिफ्ट आता है फेज 3 में, जिसे मॉक टेस्टिंग विंडो कहा गया है। ये डे 41 से स्टार्ट होता है, राइट? इसे आखिर एग्जीक्यूट कैसे करें? डे 41 से 50 का टारगेट थोड़ा ब्रूटल है। हर 2 दिन में एक फुल लेंथ मेंस मॉक देना है। पर सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। बचा हुआ टाइम हेवी एरर एनालिसिस पर जाना चाहिए। मतलब अपनी मिस्टेक्स को डीपली स्टडी करना। हाँ, मॉक्स ही सिखाते हैं कि ट्रैप क्वेश्चंस को कब छोड़ना है। और आखिर में आता है फेज 4, फाइनल पॉलिश, डे 51 से 60 तक। इसमें कुछ नया नहीं उठाना, बस रिवीजन और वीक एरियाज को टचअप करना है। ये ब्रॉड विजन तो बहुत सही है, लेकिन डेली बेसिस पर माइक्रो एक्शंस की बात करें जो मैक्रो रिजल्ट्स देते हैं, जिसे दोसियर ने द डेली डाइट कहा है, वो क्या है? प्रैक्टिकल डाइट काफी स्ट्रिक्ट है। क्वांट में रोज 2 डीआई सेट्स और 20 सिंप्लीफिकेशन। रीजनिंग में 2 हाई लेवल पजल्स। इंग्लिश में डेली एक इकोनॉमी थीम वाला आरसी। और जीए और कंप्यूटर? जीए को डेली 45 मिनट देने हैं नोट्स के साथ, और कंप्यूटर को अल्टरनेट डेज पर 30 मिनट। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, यही डेली वॉल्यूम, यही डिसिप्लिन दिमाग की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएगा। हम लगभग अपने इस चर्चा के एंड पर हैं, तो अब रैप अप करते हुए रूल ऑफ मॉक्स याद दिलाना चाहूंगी। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम डे से पहले 8 से 10 फुल मेंस मॉक्स देना मैंडेटरी है। बिल्कुल, ताकि लाइव एग्जाम कंडीशन का डर निकल जाए और स्टैमिना बन सके। एग्जैक्टली। तो अब एंड में क्या आपके पास कोई फाइनल थॉट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं? मेरा बस एक डीपली सोचने वाला सवाल है। टोटल वैकेंसी सिर्फ 650 के आसपास हैं। जो कैंडिडेट्स इन्हें सिक्योर करने वाले हैं वो मई के प्रीलिम्स रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे। उन्होंने आज से पढ़ाई शुरू कर दी है। तो सवाल ये उठता है, क्या सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, या इस सिंपल फैक्ट पे कि किसने आज से कंपाउंडिंग लर्निंग का रूल अप्लाई करके बिल्ड करना शुरू कर दिया? एकदम पॉइंट पर बैट किया आपने। बुक्स ओपन करो और शुरुआत करो। एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अगर आपको ये डीप ड्राइव वैल्यूएबल लगा और इस स्ट्रैटेजी ने आपकी माइंड की पिक्चर क्लियर की है, तो ऐसी और एनालिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चर्चा को लाइक करें और अपने सीरियस दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने स्टडी डेस्क पर वापस जाइए और याद रखिए, कीप बिल्डिंग, कीप कंपाउंड लर्निंग।